अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। लॉकडाउन के बाद का मरहला क्या होगा, कहीं जुज़वी तौर पे और कहीं कुछ रिलैक्स तरीके से कुछ जगह खोल दी गई हैं, लेकिन अभी भी लोगों में कंफ्यूजन है। अब आज हम सूबे वाइज इस चीज का जायजा लेंगे कि किस सूबे में क्या चीज खुली हुई है, कौन सी फैसिलिटीज जो हैं अभी तक उनको खोलने के लिए वक्त दरकार है। इसके बाद बात होगी कि जी रमजान के लिए सूबों का क्या प्लान है। ऑफकोर्स अगले हफ्ते रमजान मुबारक क्या आगाज होने वाला है, क्या पहले प्लान कर लिया है कि इसमें जो नमाज है, तरावी है, इसके अलावा जो लोगों को चीजें पहुंचानी है राशन की, उसका तरीकाकार क्या होगा, ये भी प्रोग्राम में आज उसको हम डिस्कस करेंगे। आखिर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टेलीकॉम सेक्टर, खासतौर पर टेलीनॉर की हम यहाँ बात करेंगे, पेश हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, इस पर बात होगी। खासतौर पर जो टेलीकॉम सेक्टर का रोल है डेटा मॉनिटरिंग में, ये मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा, इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं प्रोग्राम का जी। सबसे पहले तो फिगर्स, अब तो हमारे लगता है कि जिंदगी इन फैक्ट्स और फिगर्स के इर्द गिर्द ही घूमकर रह गई है। सुबह उठकर सबसे पहले हमें देखते हैं कि जी क्या है पाकिस्तान के अंदर कोरोना की हालत। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो लेटेस्ट हमारे पास मालूमात हैं, उसके तहत जो हुकूमत पाकिस्तान ने खुद जारी की है, जो कंफर्म्ड केसेस है पाकिस्तान में ओवरऑल कोरोना के, वो 7025 हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी तखसीस है एक्टिव केसेस की, जो कि इस वक्त 5125 है। लेकिन इसके साथ जो कुछ हलाकतें हुई हैं, जो लोग जाँ बहक हुए हैं, उनकी तादाद 135 है और रिकवरीज भी हैं। साथ साथ हमने आज रिकवरीज के ऊपर बात भी करनी है कि सब कुछ ही यहाँ पर जो है बहुत डार्क और ग्लूमी नहीं है। रिकवरी के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और दुनिया में बहुत सारे लोग इससे लड़के रिकवर हुए भी हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा। ज़रा सूबे वाइज इसका जायजा लेते हैं जी। पंजाब से आगाज़ करते हैं। पंजाब में जो कन्फर्म्ड केसेस अभी तक हमारे पास आए हैं वो 3276 हैं। एक्टिव केसेस उसमें से 2610 हैं। रिकवरीज 650 के करीब हो चुकी हैं। 36 जो है वो डेथ्स अभी तक पंजाब में रिपोर्ट की गई हैं। सिंध का रुख करते हैं। 2008 कंफर्म्ड केसेस हैं। इसमें से जो एक्टिव केसेस हैं वो 1378 केसेस हैं इस वक्त सिंध के अंदर। जो यहाँ पर एक्टिव केसेस हैं, जो डेथ्स हैं, जो जाँ बहक हुए हैं लोग, उनकी तादाद अभी तक जो है वो ऑफिशियली जो फिगर है वो 45 है। 576 लोग इसमें रिकवर भी किए हैं। तो अब डेथ और रिकवरी का प्रोपोर्शन देखिए, इसमें फर्क सिर्फ ये है कि आप लोग का अपना किरदार है सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करने का। 45 और 576 बहुत फर्क है। ये आपके पास भी चॉइस है कि भाई आप कितना ख्याल करते हैं कि आप किस फिगर में, किस स्टैट का हिस्सा बनना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हम लेते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास जो भी तक कंफर्म केसेस हैं 993 कंफर्म्ड केसेस हैं इसमें से। लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं, ये इसको हम इसलिए डिवाइड करके बता रहे हैं क्योंकि ये ओवरऑल डेटा आता है, उसको हमने आगे डिवाइड करके बताना है कि रिकवरी और डेथ की प्रोपोर्शन क्या है। तो रिकवरीज जो है वो 205 हैं, जो हलाकतें हैं वो 45 हैं। इधर भी रिकवरी का नंबर ज्यादा है। सो इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रिकवरी का जो एक बड़ा किरदार है उसमें आप लोगों का भी है। 743 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बलोचिस्तान जाते हैं जी। 303 हमारे पास वहां पर कंफर्म्ड केसेस हैं। एक्टिव केसेस 156। जो वहाँ हलाकतें हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, रिकवरीज के मुकाबले में उनका रेशियो काफ़ी कम है। 5 अभी तक वहाँ पर जो है डेथ्स हुई हैं और रिकवरी वहाँ पे 142 लोग जो है वो भले चंगे होकर अपने अपने घरों में चले गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान 245 कंफर्म केसेस, 59 एक्टिव केसेस है। रिकवरीज और डेथ का भी आप अगर आप यहाँ पर दोबारा रेशियो देख लीजिए, 3 यहाँ पर लोग हैं वो जाँ बहक हुए, फौत हुए हैं। 183 रिकवर हैं, यानी वो ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, उन्होंने ख्याल भी किया, उन्होंने हुकूमत की बातों के ऊपर अमल भी किया। इसके साथ साथ वो उनकी कुव्वत मदाफ़त भी बेहतर थी, अल्लाह का शुक्र है, वो जल्दी रिकवर कर गए। बहुत सारे लोग इतने लकी नहीं होते, ये 3 लोग नहीं थे इस कदर खुशकिस्मत कि वो जांबर हो पाते। आज़ाद जम्मू कश्मीर के क्विकली आपको केसेस बता दें, 46 हैं टोटल। अभी तक वहाँ से शुक्र है कोई भी डेथ की खबर सामने नहीं आई है। इस्लामाबाद से अभी तक कन्फर्म्ड 1 केस है डेथ का। 20 रिकवरियाँ हैं। सो ये हम थोड़ा सा रेशियो भी इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कि जितनी ये खौफनाक चीज़ है वो तो खैर हमें उसके बचना तो है ही,
लेकिन खुदा ना खास्ता ये आपको जकड़ ले तो इससे बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा बड़ी परसेंटेज मौजूद है। बहरहाल जी, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। आज हमारा जो फ्राइडे के रोज़ वही फॉर्मेट होता है कि हम इंफॉर्मेशन बेस्ड रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं जी कि हुकूमत ने कहा कि लॉकडाउन ख़त्म होगा, फलाने सेक्टर को खोल दिया जाएगा, यहाँ ये काम कर सकते हैं, वो उस सेक्टर के लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या ये लॉकडाउन के बीच में क्या क्या जगह हैं जो खुली हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे आज ये पूछें अपने तमाम मेहमानों से। हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वज़ीर सेहत पंजाब हैं, उनसे आगाज़ करते हैं सबसे पहले कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, इस सूबे में लॉकडाउन में हमने देखा है कदरे नरमी की गई है, सरकारी अफसरान की छुट्टियां वगैरह भी खत्म हैं, अब वो आ रहे हैं दफातर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं। इस वक्त क्या है सिचुएशन पंजाब में, कितने टेस्ट हैं, कितने लॉकडाउन के बाद क्या केसेस में कमी आई थी, वो नीचे आया था, डिप किया था वो कर्व? देखिए इम्पॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि हमने जब लॉकडाउन किया अल्हम्दुलिल्लाह एक अर्ली वक्त पे कर दिया था और बहुत हद तक जो एक शुरू की ट्रेजेक्ट्री आ रही थी वो ट्रेजेक्ट्री अब नहीं आई और जितने केसेस हम एंटिसिपेट कर रहे थे लॉकडाउन से पहले उसमें कमी ज़रूर आई है। और इस वक्त अगर पूरा पंजाब देखें तो इस वक्त जो हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बन रहे हैं 3,301। आज के दिन ये 4 बजे तक जो मेरे पास रिपोर्ट आई है। आगे मजीद और केसेस बढ़ेंगे ज़रूर। वजह ये है कि हम मुसलसल टेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि अब तकरीबन हमने 50,000 के करीब टेस्ट कर चुके हैं हम। ठीक है डॉक्टर साहब, एक थोड़ी कन्फ्यूजन दूर कीजिए। लॉकडाउन में नरमी के हवाले से लोग अभी भी ये सवाल पूछ रहे, क्लैरिटी नहीं है उन्हें, खासतौर पे चूंकि सूबों वाइज और भी इसमें मजीद डिविजन्स हैं। कौन से कारोबार खोलने की इजाज़त है पंजाब में, कौन से नहीं है इस वक्त? देखिए मेरा ख्याल है ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है। बात यह कि भाई हाउ आर वी गोइंग टू वर्क ऑन इट। कुछ ये जो आपने बिजनेसेस खोली हैं दे आर डेफिनेटली इंटर रिलेटेड, कोई शक नहीं है आपकी। फॉर एग्जांपल जब हमने कहा है कि जी कंस्ट्रक्शन की बिजनेस है तो उसके साथ रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो भी खोलनी पड़ेगी। अगर हमने फार्मास्यूटिकल की बात की है तो जिनकी रॉ मटेरियल है वो भी खोलना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे ये जो टेक्सटाइल वाले हैं वो इस वक्त हमारे लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी बना रहे हैं, तो नेचुरली उनके साथ भी रिलेटेड लोगों को ये इन रिलेशनशिप ज़रूर थोड़ी बहुत नरमी लाई गई है। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है इन मूवमेंट वो हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तफरी गाहें, जहाँ लोग निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। ये बड़ी बड़ी मॉल्स वगैरह उसके अंदर इवेंचुअली उनको भी हमें खोलना पड़ेगा। लेकिन ये सारा बंद करने का मकसद ये था कि हम किसी तरीके से अपना कर्व जो है उसको थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर लें ताकि हम मरीज़ों को, जितने मरीज़ रोज़ बीमार होते हैं उनको हम संभाल सकें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकल ट्रांसमिशन के लिए हमने क्योंकि अपने टेस्टों की तादाद बढ़ा डाली है। अब आज के दिन में अब तक जो मेरे पास टेस्ट आए हैं वो हैं 3,000 के करीब टेस्ट अभी तक हुए हैं। हम अपने टेस्टों की कैपेसिटी अगले हफ्ते के एंड तक 5,000 पे ले जाएंगे। एक बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम बना है टू डू रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें कोई 10,000 से ज़ायद हमने लोगों को टेस्ट करने हैं देखने के लिए कि हमारी लोकल ट्रांसमिशन पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में भी देखेंगे जहाँ ज़रा क्राउडिंग होती है, जैसे फल मंडी है, सब्ज़ी मंडी है, उनके एरियाज़ में भी हम अपनी रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे आपको बताने के लिए कि हमारी आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसे चल रही है। डॉक्टर साहब, समंदर पार से और ख़ास तौर पे जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं वो जल्द आने वाले हैं। एक रफ सा फिगर मैंने देखा था, शाह महमूद कुरैशी साहब बता रहे थे और उनकी मिनिस्ट्री जो है जुल्फी बुखारी साहब की, वो उधर से भी कोट हुआ। 40,000 है, 35,000 सिर्फ UAE से हैं, यानी कि जो गल्फ स्टेट्स है वहाँ से हैं। बहुत बड़ा नंबर लोगों का आ रहा है और उनको आना भी है मुल्क वापस, तो उनके लिए क्या तैयारियां की हैं? कुछ हमने पिछली गलतियों से सीखा है? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके अंदर ये है कि जो भी आएगा वो पहले 48 घंटे के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। उनके टेस्ट होंगे, जो पॉजिटिव होंगे उनको आइसोलेट किया जाएगा, जो नेगेटिव होंगे उनको घर भेज दिया जाएगा विद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कि आपने अपने आप को बहुत हद तक आइसोलेट घर में रखना है। ये पॉलिसी बनी है, उसके लिए अब हमने बाकायदा क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं और आपको पहले भी बता चुकी हूँ हमारे पास अब जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनकी कैपेसिटी को 28,000 पे हमने पहुँचा दी है। पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ। इतने लोगों को हर जगह पे हम अकोमोडेट कर सकेंगे। तो वो नेचुरली उसको स्टैगर करना पड़ेगा ना कि कुछ फ़्लाइट्स आएंगी, आप पहले फिर उसके 2 दिन बाद एक और फ्लाइट आई तो फिर
आहिस्ता 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 आप इस पोजीशन में होंगे कि लोगों के टेस्ट करके और उनको घर भी भेज सकेंगे और जो पॉजिटिव निकलेंगे उनको आइसोलेट भी कर सकेंगे। होपफुली जी, हम ये जो पॉलिसी बनाई है इसको हम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी कर सकें। बहुत बड़ी तादाद में लोग मुल्क वापस आ रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए हिफाजती किट्स के हवाले से मैं जरूर पूछूंगी। सरापा एहतजाज हैं, वो कह रहे हैं कि हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं और हमें मुनासिब सामान नहीं दिया जा रहा। ये भी कह रहे हैं कि जी प्रायोरिटी इस वक्त हम होने चाहिए थे, रिलीफ बाकी सेक्टर्स को दिया जा रहा है। देखिए मेरा ख्याल है देखिए किट्स बहुत हद तक हमारे पास इतनी तादाद में हैं कि जो लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी हैं, जो लोग उन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं जहां हम लोगों ने कोविड वायरस का कोई ट्रायज नहीं बनाया हुआ। मेरी इतला के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट है वो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के लोग कर रहे हैं, जहाँ के मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो तो हैं मेयो अस्पताल के अंदर, उससे ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो हैं आपके कोरोना हॉस्पिटल में PKLI के अंदर। वहाँ तो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। ये मेरा ख्याल है थोड़े से घबराए हुए हैं ये बच्चे और डरे हुए हैं, और डरने की वजह से ये बार बार कहते हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट भी दे दें। आपका कुछ ना कुछ तो एक्सपोजर होगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर वेरी केयरफुल, आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। बाहर के मुल्कों ने अपने लोगों को, अब देखें ना चाइना के ने आपका ख्याल है इक्विपमेंट को कमी की होगी अपने डॉक्टरों को देने में, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों को इन्फेक्शन हुई है। इंग्लैंड में क्योंकि मेरी तो बेटी खुद इंग्लैंड में काम करती है तो मुझे पता है उसके इत्तला के मुताबिक कि बहुत सारे उनके कुलीग्स जो हैं वो पॉजिटिव हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव भी हो गए। नेचुरली डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पैरामेडिक, दे आर फ्रंट लाइन पीपल, उनका एक्सपोजर तो ज़्यादा होता ही होता है, लेकिन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमने बहुत हद तक उनको दिया हुआ है। और ख़ास तौर पे वो लोग जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में कोई काम कर रहे हैं, वी आर इंश्योरिंग दैट उनके दे शुड हैव प्रॉपर मास्क, दे शुड हैव प्रॉपर ग्लव्स एंड दे शुड कवर देयर हेयर अप। और बाकी तो एहतियात उनको खुद भी हर तरीके से करनी पड़ेगी, इस वजह से कि जितनी हिफाजत कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे डोंट फॉरगेट ये तो वायरस इज इन द एयर। ये तो वो है ना जो आपकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होती है, तो कोई डॉक्टर्स का एक्सपोजर के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जो अभी तक हमारे जो मेडिक्स जो हैं जैसे DG खान वाले या मुल्तान वाले, अल्लाह की मेहरबानी है कि इस वक्त वो सब स्टेबल हैं और मेजॉरिटी में तो कोई सिम्टम्स भी नहीं है, और इंशाल्लाह चंद रोज़ में वो नेगेटिव होकर घर भी चले जाएंगे, बल्कि हस्पतालों में बेहतर काम आके कर सकेंगे, क्योंकि अब तो उनकी कोविड से कोई एक्सपोजर की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन वाशी साहब हमारे साथ मौजूद थी। यही तमाम सवालात, थोड़ी क्लैरिटी लेंगे, हम बाकी सूबों की तरफ बढ़ते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब वज़ीर सेहत KP हमारे साथ हैं, और लियाकत शवानी साहब तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान है। क्वेश्चन मेरा बेसिकली, मेरा ख्याल है अगर आपसे शुरू करूँ झगड़ा साहब, क्या क्या KP के अंदर, आपके सूबे के अंदर कौन कौन से जो कारोबार हैं वो खोलने की इजाज़त होगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज हैं जो आप इस वक्त बिल्कुल खोलने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते? क्योंकि बहुत सारे लोगों में अभी भी ये कन्फ्यूजन है। वो पूछते हैं जी कि अगर लॉकडाउन भी है लेकिन कुछ जगह अगर जाने की इजाज़त भी है तो वो कौन सी जगह होंगी? तो थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, अवाम सुन ले, उनको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी झगड़ा साहब, पहले अगर आप जवाब दे दें। 4 चीज़ें मैं कहूँगा। नंबर 1, अवाम को, पब्लिक को खुद से गैर ज़रूरी मूवमेंट करनी नहीं चाहिए, शुरू इससे होता है। नंबर 2, लॉकडाउन जारी है, जो चीज़ें हम बिल्कुल क्लियरली बंद रखेंगे वो सारी वो कॉन्ग्रेगेशंस हैं, सारे वो मौके हैं जहाँ पे लोगों का मिलाप ज्यादा हो सकता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दफातर, शादियाँ, फंक्शंस, मॉल्स, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे लोग मिल सकते हैं और उस टाइप का वायरस का फैलाव ज्यादा हो सकता है, वो बंद होंगे। जो ब्रॉडली मैं बात करूंगा, जो खोलने की इजाजत दी हुई है वो बेसिकली सिलेक्टेड इंडस्ट्री है, और इसलिए क्योंकि वो वक्त शायद आ गया है कि केसेस हालांकि बढ़ रहे हैं और खतरा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि टल रहा है, लेकिन ये अब वो मरहला आ गया है जहाँ पे पूरी दुनिया जो है अगले फेज पे चल रही है, जहाँ पे ये कोविड के साथ कोएग्जिस्टेंस हमने सीखना है और कोई तरीका सीखना है। जो चौथी चीज जिस पे बात चल रही है और मैं 3-4 बार बात कर चुका हूं, वो है ट्रेडर्स, छोटी दुकानें, और वो फिलहाल बंद है। मुझे पता है कि वो पूरे मुल्क में ट्रेडर्स की पेशेंस वेयर आउट हो रही है, और इसलिए हमने अपना लॉकडाउन का अंदाज बदलना है
उनसे मैंने रिक्वेस्ट की परसों, कोई 3 घंटे की हमारी मीटिंग हुई और रिक्वेस्ट ये की कि फिलहाल हम एक ही किश्ती में सवार हैं, हम आप पे टैक्स नहीं लगा रहे, आपके साथ ही हैं, आपका कारोबार जो है वो सही तरीके में खोलना चाहते हैं। जो एक मैं लास्ट चीज मारिया कहूंगा वो सिर्फ ये कि आई थिंक कि फाइनल स्टेज शायद इस पे ना हो कि लॉकडाउन में कौन सी चीजें बंद हो, कौन सी खुली हो। हमें शायद मुख्तलिफ मॉडल्स देखने पड़े। शायद कुछ ज्यादा टारगेटेड मॉडल देखना पड़े, शायद कुछ ऑन ऑफ का मॉडल देखना पड़े, क्योंकि सोसाइटी कंटिन्यू करना है लेकिन लोगों को भी बचाना है। ये बैलेंस है ना, ये थिन बैलेंस है जो हर किसी ने अपने अपने मारूजी हालात देखकर उसको डेवलप करना है। हर मुल्क के लिए ये मुख्तलिफ होंगे, वहाँ के कल्चर, वहाँ की सोशल फैब्रिक को देखकर, वहाँ के लोगों के उठने बैठने के मामलात को देखकर। शवानी साहब, यही सवाल मेरा आपकी तरफ भी है कि उसके बाद सिंध के पास भी जाएंगे क्योंकि उनका थोड़े से डिफरेंस है। प्रिंसिपली सब अग्री करते हैं लेकिन तरीकाकार, मॉडस ऑपरेंडाई पे थोड़ा थोड़ा फर्क है। शवानी साहब, आपके सूबे के अंदर जैसे था कि हजाम खोल दिए जाए, शायद छोटे ट्रेडर्स की कुछ जो है उनको इजाजत दे दी जाए, शायद रेस्टोरेंट्स में टेक अवे की, ये सारी सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान के अंदर? कौन कौन से बिजनेसेस में काम कर सकते हैं लोग, क्या कहां जा सकते हैं, कहां नहीं जा सकते? जी मारिया, 3 हफ्तों तक एसेंशियल फूड आइटम्स और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम शॉप्स बंद रहे हैं। 3 रबल हमने ये डिसीजन लिया चूंकि व्हीट हार्वेस्टिंग का सीजन है, तो उससे जुड़े हुए लेबर, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स की मूवमेंट उस पर बैन लिफ्ट कर दी गई है। और फर्टिलाइजर, सीड्स की शॉप्स, इसके अलावा सरिया है, सीमेंट है, बजरी है, इनके जो गोदाम है और शॉप्स। इसके अलावा चूंकि खजूर का सीजन है, रमजान शरीफ के लिए लोगों ने खजूर की खरीदारी की है, तो खजूर के शॉप्स और खजूर के जितने भी गोदाम हैं उन पे बैन लिफ्ट कर दी गई है। होटल्स में डाइनिंग पे पाबंदी है लेकिन टेक अवे सर्विस की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा जानवरों का चारा और मेडिसिन, वो शॉप्स, और परिंदों के दाना और पानी के लिए जो शॉप्स हैं उनको खुले रहने की इजाज़त दे दी गई है। और इसके अलावा तमाम बलूचिस्तान में जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो एज इट इज़ बरकरार है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें आप लोगों ने तमाम खोल दी गई हैं, लेकिन शवानी साहब अभी रमज़ान आगे आ रहा है। ऑफ कोर्स हुकूमत भी बैठेगी, जो तमाम मजहबी रहनुमा है उनसे बातचीत करेगी, है तो ये स्टेट का प्रेरोगेटिव, लेकिन आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी कि सऊदी अरब में गालिबन इस दफ़ा तरावी की नमाजें भी, तरावी भी जो है वो इस वक्त घर के अंदर ही पढ़ी जाएगी, और वहाँ पर अभी भी रमज़ान में भी बाजमात नमाज पढ़ने की फ़िलहाल इजाज़त नहीं मिली है। तो अभी आप यही सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को भी? देखिए, मगरबी ममालिक और मजहबी ममालिक में जितने भी SOPs हैं वो यकसां प्रमोट किए जा रहे हैं। एक तो उसमें लॉकडाउन की सूरत हाल है, इज्तिमाआत पे पाबंदी है, और हमारे बैतुल्लाह शरीफ मक्का मुकर्रमा में मुफ्ती साहबान ने जो फतवे जारी किए हैं, पाकिस्तान में जो उलमा ने फतवे जारी किए हैं, वफाकी सतह पे इस ज़मीन में जो डिसीजंस लिए गए हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी उसी का एक हिस्सा है इस ज़मीन में। लेकिन हमारी कोशिश रोज़ अव्वल से ये रही है कि हमारे जितने भी मकतबा फ़िक्र के उलमा कराम हैं उनके साथ इंगेज रहा जाए, और चूँकि सेंसिटिव इशू है तो बड़े प्यार से, बड़े रवादारी के साथ हम इंगेज रहे। और एक खुशनसीबी की बात है कि बलूचिस्तान में मजहब और कल्चर जो है वो साथ साथ चलते हैं, और बलूचिस्तान में जो वैल्यूज हैं, जो कल्चर है, उसमें बड़ा टॉलरेंस है मजहबी हवाले से। तो उस टॉलरेंस का हमें ये फायदा हो रहा है कि लोग उलमा कराम हमारी बात सुन रहे हैं, हम उनके साथ इंगेज रहें। अभी भी आज के जुम्मा नमाज में अक्सर मसाजिद में, इज्तिमाआत में लोगों के जो तादाद है वो कम से कम और महदूद से महदूदतर रही, और यही हम गुजारिश करते जाएंगे। अब लोगों को समझ आना भी शुरू हो गया, अवाम अपने हवाले से भी ताउन कर रहे हैं, लोग ताउन कर रहे हैं, लेकिन मजीद जितने इज्तिमाआत हैं उन पे तो पाबंदी हमने बड़ी आसानी से इम्पोज कर दी, उस पर अमल दरामद भी किया, वायलेशन करने वालों को हमने गिरफ्तार भी किया। लेकिन ये एक ऐसा मसला है, मजहबी मसला है, सेंसिटिव है, बिल्कुल सही बात है। मैं बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सजेशन चाह रही थी। झगड़ा साहब, आपकी तरफ आऊंगी। ये रमजान आने वाला है अगले हफ्ते इंशाल्लाह, 24-25 जो भी इसकी तारीख होगी,
में पता चल जाएगी जल्दी हमें। बहरहाल लेकिन ये तो डबल टेस्ट है, क्योंकि ये कारोबार खुलने भी नहीं देना मुकम्मल तौर पे और रमज़ान में लोगों को तकलीफ भी नहीं पहुंचने देनी। तो जो रमज़ान के लिए कोई खास प्लानिंग, कोई खास चीज़ आप लोग प्री प्लान कर रहे हैं ताकि लोगों को पता हो, अगर उन्होंने कोई खरीदारी वगैरह करनी है तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल जो है उनको एहतियाती तदाबीर करनी होंगी, कोई स्पेशल मखसूस वक्त होगा, कोई बाजार इस आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे? जी, इस पे पिछले टास्क फोर्स में जो सीएम साहब की चेयरमैनशिप के नीचे मुनक्कद हुई थी, इसमें डिटेल में बात हुई थी। कुछ चीजें तय हो गई, कुछ चीजें तय नहीं हुई। डिटेल्स मैं तब के लिए छोड़ूंगा जब सारी कंप्लीट तय हो जाए, लेकिन मोटी बातें मैं ये कहूंगा। नंबर 1, इरादा ये है कि रमजान में जो है वो किसी हद तक हम दुकानें खुली रखें, इंडस्ट्री खुली रखें। उसकी वजह रमजान में काफी हद तक फायदा भी है कि लॉकडाउन रोजे के दौरान खुद ब खुद भी हो जाएगा। ठीक है। तो वो तो जो टाइम है दिन के दौरान, वो हमारे लिए इस वक्त वायरस के फैलाव के लिहाज से काफी मुफीद है, क्योंकि तमाम मुसलमान दुनिया में एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। लोगों का रुझान इबादत की तरफ होता है, लोगों का रुझान जो है वो रोजे की तरफ होता है। जो इफ्तार के टाइम के लिए हमने प्लान्स बनाए हुए हैं, उस पे 2-3 ऑप्शंस हैं, वो मैं प्रेफर करूंगा कि बाद में जो है वो डिस्कस करें। ठीक है। लेकिन आई थिंक ये मैसेज भी जाना जरूरी है, बिकॉज ये रमजान और ईद से पहले बहुत से जो बिजनेसेस हैं उनका जो है दारोमदार इस टाइम पे होता है कि हमें उसका एहसास है और उसके लिए हम सेफ तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मारिया वो यही कि देखिए हमारे मुल्क में और से इवन दुबई में बड़ा फर्क है। मैं आज दुबई में कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनको घर से निकलने के लिए ऐप पे परमिशन और लाइसेंस लेनी पड़, तो वो चीजें मॉनिटर कर सकते। हम यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते। तो जब तक लोग कोलैबोरेट ना करें और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के साथ ना चले, अग्रीड। तो SOPs बनाना जो है वो फिर फजूल काम होगा। मुझे अभी ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे, आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ ये बिल्कुल आपको से मैं तौसीक करूंगी। पिछले हफ्ते मैंने दिखाया भी कि बहुत सारी रियासतें बहुत सख्त किस्म की बंदिशें लगा रही हैं। दूसरा फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सख्त किस्म की सजाएं भी मुकर्रर कर रही हैं, चाहे वो बहुत बड़े जुर्माने हो, यहाँ तक कि फिर कुछ लोगों को जेल टाइम भी जो है उसमें आ जाता है सजाओं के अंदर। पाकिस्तान में रिलेटिवली रियासत का हाथ नर्म है, वो अभी तक आपसे बड़े लाड से, आपको बड़ा पुचकार के, आपसे रिक्वेस्ट करके कह रही है कि अपना खुद ध्यान कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि सख्ती करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारी का ख्याल ना करें। ब्रेक से वापस आएंगे। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की तादाद मुल्क से बाहर भी आने वाली है, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खैबर पख्तूनख्वा की हमने बात की, पंजाब की बात की, इसके साथ साथ हमने बलूचिस्तान के का अहवाल भी आप तक पहुंचाया है। अब जरा सिंध का रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर काफ़ी ज़्यादा ताजिर बिरादरी थी, जो ख़ासतौर पे जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके बड़ी तशवीश थी उनको कुछ मामलात के ऊपर, और उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब, मैं चूँकि ख़ास तौर पर इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अब रमज़ान आने वाला है और उस वक्त ये चैलेंज आपके लिए, तमाम लोगों के लिए बढ़ जाना है। लॉकडाउन का भी, फिर साथ साथ लोगों तक जो राशन अगर कहीं पहुंचाना है नहीं पहुंच पा रहा, वो भी चैलेंज बढ़ जाएगा, और फिर लोगों को घरों में रखना मुश्किल भी हो जाएगा। तो क्या है इस वक्त आपकी मंसूबाबंदी? ये जो ट्रेडर्स हैं खास तौर पे, इनको आप कब तक कारोबार खोलने के लिए थोड़ी सी इजाजत दे सकते हैं? और सिंध में कहाँ कौन कौन सी जगह जो है जहां पर इस वक्त लोग जा सकते हैं, काम कर रहे हैं, कौन से सर्विस एरियाज खुले हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, एसेंशियल सर्विसेज, ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर या इससे रिलेटेड कुछ शुरू से ही ओपन थे। और अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज या दीगर के लिए कहा है, या कस्टम इंडस्ट्री के लिए, तो उस पर भी SOPs वगैरह बन गए हैं, कुछ बना रहे हैं। जिसकी तरफ आप बात कर रही हैं, जिनका बहुत ज्यादा हमें भी एहसास है, जो छोटे ताजिर हैं, मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, या इस तरह की शॉपिंग स्टोर्स हैं, उनके लिए कल मीटिंग रखी है सीएम साहब ने,
हमारी उनसे जो एक गुजर गया कल, उस दिन भी सईद गनी साहब, मुर्जा वहाब और चीफ सेक्रेटरी सब ने मीटिंग की है और इनके लिए ली है तजावीज़ मुख्तलिफ, जिस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे, SOP बनाएंगे ताकि उनका ख्याल रखा जा सके। देखें, ये जितने फैसले किए बड़े तकलीफ दे और हमने कोई खुशी से नहीं किए, और इनका एहसास भी है जब हम इन्हें कह रहे हैं कि आप लोगों को सैलरीज भी दें, जितने भी इनके पास लोग काम कर रहे हैं उनको निकालें भी नहीं, और इनके अपने भी इश्यूज होते हैं कि अगर बंद होगा कारोबार तो ये कैसे खुद अपना सर्वाइवल करेंगे। तो इसके लिए CM साहब ने एक तो जो टैक्सेस हैं हमारे सिंध गवर्नमेंट के, उसमें हम बहुत ज्यादा रिलीज हैं। फिर जो छोटे ताजर हैं उनके लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, छोटे कर्जा जात भी जो इंटरेस्ट फ्री हो। ठीक है। और इसी वजह से फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है कि वो जो बड़े ताजर हैं या इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको फैसिलिटेट करें, उनके लोन रीशेड्यूल करें, कोई जीरो इंटरेस्ट पे करें, या इंटरेस्ट जैसे वो वैसे भी कम किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, तो मजीद उसमें कमी लेकिन इसमें करें। मेरा सवाल ये शाह साहब कि क्या अगले 15 दिन में, खासतौर पे रमजान के करीब, क्योंकि अब सबको अखराजात बढ़ेंगे रमजान में, लोगों के जरूरत भी बढ़ेगी, ये कुछ आप दे रहे हैं इस तरह के कोई ज़ेरे गौर है तजवीज के कुछ सेक्टर्स को खोला जाए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को? कल भी मीटिंग हुई है, उसमें कुछ चीजें ज़ेरे गौर आई हैं, पॉइंट आउट हुई हैं, तो उस पे अमल किया जाएगा। एकदम ऐसे नहीं हो सकेगा कि हम सब कुछ खोल दें, लेकिन बतदरीज मरहलावार कुछ ना कुछ इस तरह का सिलसिला बनाएंगे कि कुछ SOPs पर वो भी अमल करें ताकि इनका भी मसला हल हो, और जो हम लोग चाहते हैं कि ये स्प्रेड ना हो वायरस, उस पर भी कंट्रोल कर सकें। तो ये इशू है, कल मीटिंग है और कल कोई अच्छी मुस्बत उसमें लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन मोस्टली चीजें जिस तरह कहा गया है वो बंद ही रहेंगी, लेकिन हम इनको फैसिलिटेट करेंगे मुख्तलिफ मदों में, टैक्सेस के रिलीफ में, लोन में, और भी कुछ चीजें, और कुछ इजाजत भी देंगे इनका बिजनेस करने के लिए। अच्छा, तो ये रमजान से पहले लोग थोड़ा सा रिलीफ जो है उसको एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अब वरना तो बिल्कुल हम लोग करेंगे, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। जी, वो तो मुझे लगता है कि अब एहतियाती तदाबीर जो है हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। अब तो मुझे याद ही नहीं कि बगैर एहतियाती तदाबीर के हम फंक्शन कैसे कर रहे थे। 2 महीने से सोशल डिस्टेंसिंग, लगता है कि मतलब ऐसे ही शायद हम आगे कई महीने जिएंगे। लेकिन सर, एक और क्वेश्चन है, अब आगे रमजान आ रहा है जी, मैंने तमाम सूबों के नुमाइंदों से ऑलमोस्ट पूछा है, अभी वहां पर जरा ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी। नमाज तरावी के हवाले से सऊदी अरब से भी खबर आई है कि इस साल नहीं, वो कह रहे हैं कि आप बाजमात अदा करें, तरावी अपने अपने घरों में अदा करें। उधर भी आपको दोबारा जो लगता है कि दफा इस पूरे महीने में बाजमात नमाज शायद मुमकिन ना हो पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगी, मजहबी तौर पे भी एंगेज करना है, सब कुछ करना है इंतजामिया ने, एडमिनिस्ट्रेटिवली आपकी क्या सजेशन होगी? देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली तो जो हमने कहा है, जो रिक्वेस्ट की है उलमाए किराम से, तमाम मकासद फिक्र के, कि जो सिलसिला रखा गया है उसको घरों पर इबादत ज्यादा की जाए तो बेहतर है। मैं आपको अर्ज करूं कि आज का दिन बड़ा चैलेंज था, जुमे का दिन, और इस वजह से भी चैलेंज था कि 1/14 तक हमारा लॉकडाउन था, जो नोटिफिकेशंस निकली थी, फिर अब बढ़ाया गया। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की, और जो वैसे मीटिंग्स होती हैं उसमें भी कहा कि अगर जो चीजें थोड़ी बहुत हम लोग रिलैक्सेशन दे रहे हैं, सपोज जो एक्सपोर्ट की बात की गई या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की गई, कुछ 1-2 और चीजें भी हैं, तो उसके साथ साथ हमें इस पर भी बात कर लें, मसाजिद, इमाम बारगाह या दीगर मजहबी मकामात जो हैं, किसी भी मकातब फिक्र या किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक रखता हो, तो उसके लिए कहा गया था कि 18 को करेंगे, मतलब सैटरडे को। तो ये बड़ा हमारे लिए चैलेंज हो गया कि फ्राइडे को क्या करें। फिर कुछ मीटिंग भी हुई उलमाए किराम ने, उसमें बात भी की कि नहीं, अब उस पर हम SOPs पर तो अमल कर सकते हैं, जिसमें डिस्टेंस रखकर जमात खड़ी की जाए, एक लाइन में भी जो है उसमें डिस्टेंस रखा जाए, फिर पीछे भी एक सफ छोड़ दी जाए, उसके बाद सफ लगाए, और घरों पे सुन्नतें पढ़ के आए, सिर्फ फर्ज आकर वहाँ पढ़े, खुतबा भी छोटा हो, ये सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन फिर कल हमने उनसे मुज़ाकरात की, 1-2 दिन से हमने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उलमाए किराम का कि उनकी वजह से आज बहुत खैर खूबी से आज का दिन गुजर गया। हालांकि बड़ा अंदेशा था, कोई बदमज़गी नहीं हुई, कोई बदमज़गी नहीं। पहले भी जो मैं एक अर्ज कर दूंगी, जो पहले भी हमने
इस पर कोई हुआ है, अमल हुआ है 98%, 99% जो हमने बताया था फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमतों की तरफ से, तो उसमें उलमाए किराम की सपोर्ट से हुआ, उनकी मुशावरत, एब्सोल्युटली, ये सब लोगों की मिलजुल कर ये काम करना है। मुझे अब क्विकली आखिरी एक सवाल तमाम लोगों से पूछना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जगरा साहब, आपसे आगाज करूंगी। 40,000 के करीब पाकिस्तानी मुल्क से बाहर आने वाले, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं जो हुकूमत ने खुद फ्लोट किए हैं, और उसमें से गल्फ स्टेट से भी लोग वापस आ रहे हैं। अब वो आएंगे, अपने अपने सूबों में क्वारंटीन करेंगे। क्या हमारी तैयारी है इतने बड़े लोगों को अकोमोडेट करने के लिए? क्योंकि आना तो इन्होंने है वापस, तो हम प्रिपेयर्ड हैं? टेस्टिंग किट्स, क्वारंटाइन हमारे रेडी हैं? आर्या, तैयारी है। 40,000 नहीं होंगे, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा होंगे। अच्छा। 60 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। अगर ये इतनी बड़ी ग्लोबल रिसेशन होगी तो बहुत से लोग ले ऑफ होंगे। हम उनको इंडेफिनिटली बाहर नहीं छोड़ सकते। और सिर्फ अपने सूबे के नहीं, हमारे पास जो अभी कोई 200 लोग आए हैं उसमें 2/3 जो है वो बाकी सूबों के हैं। उनको भी खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें, इसमें जॉइंट सूबों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने काम करना है, और जो फेजिंग है, जैसे ये लोग आए उनको थोड़ा सा सोच समझ के लाएं, तो वो गलतियां नहीं करेंगे जो शायद पहले हुई थी। हम ऑलरेडी जो है वो मैनेज कर रहे हैं। एज आई सेड, जहाजें भी आई हुई हैं। उसके अलावा जो अफगान बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड थे, वो भी आ रहे हैं। उनके लिए हमने तोरखम पे इंतजाम बनाए हुए हैं। ठीक है। डिसाइड किया हुआ है कि सब टेस्ट होंगे, टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी हर हफ्ते बढ़ेगी, तो इंशाल्लाह आई थिंक के इंतजाम बेहतर होगा। ओनली थिंग इज, किसी को नहीं पता आगे क्या होगा, तो मिलके ये सब कुछ बिल्कुल सही बात है। जब ये प्रेशर आएगा उस वक्त आई होप पिछली गलतियों से को एटलीस्ट हमने इंप्रूव कर लिया हो। गलतियां करनी है तो कोई नई गलती करेंगे, दोबारा ये पुरानी वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे। बस मेरा यही सवाल है शवानी साहब आपसे भी, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने आना है। 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 हफ्ते के बाद उनको मुल्क में लाना ही लाना है, और कोरोना अभी फिलहाल कहीं जाता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। तो क्वारंटीन की तैयारियां हैं हमारी आपके सूबे में? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में हमने 60 क्वारंटाइन सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें 6,500 अफराद को हम बड़े आसानी से अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा 71 आइसोलेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें 1,700 अफराद को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। और सेकंड फेज में हम कोयटा ही में 960 अफराद के लिए अलहदा से आइसोलेशन फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक मैं यहाँ पर इजाफा करता चलूँ, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तानी हमारे जो बाहर ममालिक में उनको लाना ही लाना है, और यही 22 फरवरी को जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने जब डिसीजन लिया कि ईरान बॉर्डर पे जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड हैं उनको अभी लाना ही लाना है, और हमने उन्हें लाया और तफ्तान में क्वारंटाइन इस्टेब्लिश करके हमने उनकी खिदमत की। उसके बाद बड़ा हम पर तनकीद हुआ, लेकिन आज देखें हालात वाकयात ये साबित कर रहे हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट की उस वक्त डिसीजन बिल्कुल ठीक थी, और हम पे जो तनकीद हुआ वो बेजा था, गैर मुनासिब था। गो के बाद में उसको एक्नॉलेज भी किया। शवानी साहब बिल्कुल ठीक है, ऑन प्रिंसिपल मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि उन लोगों को लाना ही लाना था। जो तनकीद हुई ना वो तरीकेकार पे और उसके मैकेनिज्म को स्मूथ ना बनाने पे और तैयारियों पे जो ना होने पे, कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसके बावजूद कि हमारे पास 3-4 हफ्तों का कुशन था। इस बात पे जरूर तनकीद हुई। वापस आने के उनके बिल्कुल, वो पाकिस्तानी है, हमारे शहरी हैं, उन्होंने वापस आना था। वो विक्टिम्स थे, वो खुद बेचारे शिकार थे उस वायरस का, उनमें से जो कुछ लोग थे। यही सवाल अगर मैं नासिर शाह साहब आपकी तरफ लेकर जाऊंगी, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी क्या इस एट पार आ गई? क्योंकि अभी हमने देखा कई ऐसे केसेस आए हैं सामने कुछ क्वारंटाइन से जहां पे लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन चूंकि रैपिड टेस्टिंग हो नहीं सकती, कैपेसिटी नहीं होती, तो वो इतनी जल्दी टेस्ट करके रिजल्ट आते नहीं है। नासिर शाह, अब कराची है, बड़ा सूबा है, वहां लोगों ने आना है। अभी कैपेसिटी जो है बढ़ाई जा रही है। देखें, ये किसी भी मुल्क में, सूबे में नए टेस्ट किसी जगह पे भी नहीं थी। जब 26-27 फरवरी को हमारे पास पहला केस आया, तो हमारी सब हॉस्पिटल, प्राइवेट, सरकारी, उन पर कैपेसिटी 80 टेस्ट की थी कि पर डे। अब हम उसको बढ़ा के आज हमारे टेस्ट जो हुए हैं सिंध में वो 2,500 से ज्यादा हुए हैं। और एंड तक इंशाल्लाह 5,000 की कोशिश कर रहे हैं हम कि उसमें हो। ये जो आप बात कर रही थी, जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन वहाँ पे हैं, इनको बिल्कुल आना चाहिए, उनका मुल्क है, और वहाँ भी एम्बेसीज को उनका मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे आएंगे और प्रॉपर हमारा फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट
का अगर आपस में जिस तरह है सिलसिला, तो हम मुकम्मल उनको बेहतर तरीके Hopefully, से sir, मेरी quarantine कर सकेंगे। हमारे बहुत शुक्रिया आप तीनों का। क्वेश्चन पूछने का इसलिए मकसद ये था ताकि हम ये कहें कि ताकि जो पुरानी गलतियां थी वो मत दोहराएं। करनी है तो नई गलतियां करें, पूरी दुनिया गलतियां कर रही है बाहर। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। सीईओ टेलेनॉर इरफान वहाब खान साहब हमारे साथ होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से किस तरह से कोरोना में डेटा डिटेक्ट करने में और मूवमेंट डिटेक्ट करने में टेलीकॉम इंडस्ट्री का किरदार है, उस पर भी बात होगी और मजीद उनसे डिटेल्स लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ टेलेनॉर इरफान वहाब खान साहब। बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू इनसे हम करेंगे। दो खास तौर पे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, एक तो ऑफकोर्स कोरोना के पूरे इशू से दुनिया भर में हर सेक्टर जो है वो अफेक्टेड है, लेकिन इस ऐसे में हम देख रहे हैं कि टेलेनॉर ने तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ रुपए जो है वो कोरोना वायरस से मुतालिक सरगर्मियों के लिए मुख्तस किए हैं। मेरा ख्याल है इससे आगाज करते हैं इरफान साहब कि ये रकम होगी कैसे इस्तेमाल, फिर उसके बाद में आपसे आगे कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पूछना चाहती हूँ और मजीद भी बातें होंगी, लेकिन जरा इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। जी मारिया, इसके बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो ये है कि हम कैसे फ्रंट लाइन पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हम प्रोटेक्शन गियर प्रोवाइड करें, क्योंकि इस वक्त सबसे जो सामने आ रही है चीज़ वो ये है कि उनकी हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हमारा फोकस हमने हलारे अहमद के साथ पार्टनरशिप की है कि उनके लिए प्रोटेक्शन PPEs और बाकी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रोवाइड करें। सेकंड, हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से बच्चे जो घरों तक महदूद होकर रह गए, उनको कैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन तक रसाई पहुँचा सकते हैं, और उसके लिए हमने मज़ीद पार्टनरशिप्स की हैं ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ, जिसमें एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी और इग्नाइट की DG स्किल है। इसके अलावा हमने लिंक्डइन के इंटरनेशनल लाइसेंसेस लिए हैं जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन के जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आवाम तक लेके आ रहे हैं, और इसके अलावा भी और मज़ीद कई प्लान हैं जिसके अंदर DG स्किल्स और डिजिटल स्किल्स, और ताकि नॉलेज इकॉनमी के लिए हम अपने नौजवान नस्ल को तैयार कर सकें। जो लास्ट कंपोनेंट है वो जो है वो बेसिकली कैश और मुस्तकीन की मदद के लिए राशन और फ्री टेस्टिंग की सहूलियात पे मैसर है। ठीक है, तो CSR यू गाइस आर स्टेपिंग अप इन दिस एट दिस टाइम, लेकिन मेरे ख्याल है हम कंपोनेंट वाइज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मुझे ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, जी हमारी ऑनलाइन एजुकेशन है, कहीं वो कहते हैं कि हमें थोड़ी सी सिग्नल इश्यूज हैं, फिर दे ऑल्सो वांट रिलीफ कि चूंकि इतना ज़्यादा हमारा इंहिसार अब इस डेटा के ऊपर है, तो हमें कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं आप लोग ताकि हमारी तालीम भी जो है वो कंटिन्यू रहे, हम पीछे ना रह जाएं क्लास से बाकियों के मुकाबले में। जी बिल्कुल, ये वेरी वैलिड फीडबैक है जो आ रही है। इस सिलसिले में हमने सबसे पहले तो ख़ास पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारा जो हफ्तावार पैकेज जो इजी कार्ड पे था 150 रुपीज़ का, उसका डिस्काउंट करके 100 रुपये पे ले आए हैं। इसके अलावा बहुत स्पेसिफिक पोर्टल्स हैं जिसको हमने टोटली फ्री कर दिया है, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो डिजिटल स्किल्स वगैरह के लिए फ्री चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो एक्सपीरियंस का चैलेंज जेन्युइन है, बिकॉज हमने देखा कि बहुत सी पॉकेट्स के अंदर जो ट्रैफिक है वो खासतौर पर डेटा की 15 से 20% तक बढ़ गई है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है बल्कि ग्लोबली ये फिनोमेना देखा जा रहा है। और उस सिलसिले में ये भी देखा कि बहुत से ममालिक जिनमें अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया के ममालिक शामिल हैं, उन्होंने टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर कुछ स्पेक्ट्रम जो है 6 महीने के लिए रिलीज किया ताकि वो कैपेसिटी को सपोर्ट कर सकें। सो इस किस्म के इकदाम अगर यहाँ पर भी हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स करें तो आई थिंक हम काफ़ी बेहतरी ला सकते हैं। उसके साथ साथ जो काविशें प्राइवेट सेक्टर और हम लोग कर रहे हैं, ये मिला के आई थिंक वी कैन फाइंड अ गुड सोल्यूशन। ये आपकी सजेशन अच्छी है जो आप कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम को बढ़ाया जाए वक्ती तौर पे, खाली बेशक 6 महीने, क्योंकि ये एक बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है, दुनिया भर में लोग इसके साथ अडेप्ट कर रहे हैं। एक और बात, ये जो कोरोना के ऊपर डेटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप लोग, मेरी बात हो रही थी आपसे तो आपने कहा डेटा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपने पैटर्न्स देखे हैं कुछ लोगों की मूवमेंट के। एक तो मुझे बताइए कि ये डेटा जो मॉनिटरिंग या जो भी आप कर रहे हैं ये किन पहलुओं से कर रहे हैं और ये पैटर्न सामने क्या आए हैं जो आपने देखे हैं खासतौर पर लोगों की मूवमेंट के हवाले से? जी अमन, जैसे कि कहा जाता है जी कि डेटा जो है वो 21वीं सदी का गोल्ड है। सो उसको कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इनसाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने कुछ जब स्टडी किया पिछले 3-4 हफ्ते का लोगों की मूवमेंट के पैटर्न्स, तो एक तो चीज़ ये सामने है कि बहुत से लोगों की माइग्रेशन हुई अर्बन एरिया से, शहरों से, जिनमें खासतौर पर लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद शामिल हैं, जहाँ से ज़्यादा मूवमेंट हुई टुवर्ड्स विलेजेस। सेकेंडली हम ये भी मॉनिटर कर सकते हैं कि जी किस टाइम में, ताकि हम स्मार्ट लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर सकें, किस टाइम पे कहाँ
पर क्राउड्स इकट्ठे हो रहे हैं, लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, मार्केट्स कब जा रहे हैं, एसेंशियल चीज़ें लेने कब जा रहे हैं, ताकि आप बेहतर क्राउड मैनेजमेंट कर सकें। इसके अलावा इसका और भी फ़ायदा है कि प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हज़ारों की तादाद में बाज़ गाँव में गए, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर से, तो वहाँ पर एपिडेमिक फैलने के क्या खदशात हैं और कैसे हेल्थ प्लानिंग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, वो कैसे इस डेटा से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो देन यू कैन आल्सो सी के आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड हैं कि उनका सोशल सर्कल क्या है, कैसे उनको कन्फाइन किया जा सकता है, जियो फेंस किया जा सकता है। इस किस्म की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप इन साइट्स को यूज़ करते हुए जो रेलेवेंट अदारे हैं, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अभी आप ये डेटा शेयर कर रहे हैं तो किसके साथ कर रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट के साथ या सूबे भी आपसे राब्ता कर सकते हैं या कर रहे हैं? इसकी स्टेटस क्या अभी? जी, ये हमने बहुत फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी, जिनमें एहसास प्रोग्राम भी है, उसका एक और पहलू ये है कि कैसे मुस्तकीन को एड्रेस कर सकें, क्योंकि उनका जो एक मकसद ये था कि कैसे हम एक्सपेंड करें वो लोग जो डेली वेजर्स हैं या बॉटम ऑफ द पिरामिड रहते हैं, उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं लुकिंग एट दोज डेटा। इसके अलावा हमने प्रोविंसेस के साथ भी रब्ता किया और ये डिस्कशन जो है कुछ हम शेयर कर रहे हैं और कुछ हमने और सजेशंस और आइडियाज़ उनको दे रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे हम ये सबसे पहले वबा पे बेहतर काबू पा सकते हैं और सेकेंडली हम प्लानिंग के एस्पेक्ट से लोगों को कैसे आगाह कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा आप सजेशंस दे रहे हैं, तो कोई 2-3 स्मार्ट लॉकडाउन के लिए इस वक्त आप सजेशंस हमें बता सकते हैं? बिकॉज बहुत बड़ी ऑडियंस है इस वक्त, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और हमारे भी नॉलेज में इजाफा हो कि भाई किस तरह से हम इफेक्टिवली इस वक्त को गुजार सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, तो मेक आवर लाइव्स इजियर। जी देखें, सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हम सबसे सुन रहे हैं और हम ये इसके बारे में आगाही भी दे रहे हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हम प्रोडक्टिविटी, बिकॉज मेरे ख्याल में जो आज का हम जिससे गुजर हैं, जिसमें वर्किंग फ्राम होम है और या स्टडी एंड एजुकेशन फ्राम होम है, ये पोस्ट कोरोना भी आई थिंक इट विल बिकम अ न्यू नॉर्म। सो कैसे हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ासतौर पे मैं फोकस करना चाहूँगा अपने नौजवानों के ऊपर, बिकॉज हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसकी हम बात करते हैं यूथ की, उनको हम कैसे अनेबल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में जो हमारी इंटरवेंशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक हैं कि उनको ऐसे स्किल सेट दिए जाएँ ताकि वो फ्रीलांसिंग घर में बैठ के कर सकें और पोस्ट कोरोना भी उनके लिए रोजगार के मौके हासिल हो सके। वो आपसे राब्ता कैसे करें? क्योंकि अगर आप लोग ये सब कुछ करें, लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू नो, वो जानना चाहेंगे कि अच्छा ये काम हो रहे हैं, हम इससे फायदा कैसे उठाएं, हमारी जिंदगी में ये कैसे आएगी ये चीजें? इसमें जी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमने अपनी वेबसाइट पे भी दी हैं, जिसके अंदर हेल्थ की भी हेल्पलाइंस हमने की हैं और ऑलरेडी तकरीबन कोई 20 से 25 लाख अफराद जो हैं हमारी हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विस और हेल्थ इंश्योरेंस जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, जिसमें गिव यू एन एग्जांपल कि ₹2 रोजाना के बेस पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें कोरोना का कवरेज भी शामिल है। थैंक यू। इस किस्म की सब्सिडाइज सर्विसेज हमने मुहैया की हैं। बहुत शुक्रिया। सी एलेनोर इरफान वहाब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़े फैसिनेटिंग गुफ्तगू थी उनकी कि किस तरह से उन्होंने डेटा को मॉनिटर किया और हुकूमत के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे उनके ऐसे प्रोग्राम्स में जो फॉर एग्जाम्पल एहसास प्रोग्राम है और ट्रैकिंग और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।